नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव शर्मा आपका फिर से अपनी क्लास में स्वागत कर रहा हूँ। जैसे कि हमने पिछली क्लास में देख चुके थे, नेशनल इनकम के अंतर्गत जीडीपी को हम देख चुके थे और आज हम बात करने वाले हैं कि जीएनपी की तरफ, है ना। जीएनपी क्या है? ये ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट कहलाता है, हिंदी में सकल राष्ट्रीय उत्पाद इसे हम कहते हैं, है ना। जो हम जीडीपी कर रहे थे उसमें देखा हमने कि देश के अंदर, उसकी सीमाओं के अंदर, वहाँ पर जो लोग रह रहे हैं, वहाँ के निवासी हों या ना हो, है ना, या वो गैर निवासी हों, वह सभी मिलकर जो भी उत्पादन प्रक्रिया सर्विसेज कर रहे हैं, है ना, उनका मौद्रिक मूल्य था। यहाँ कहानी थोड़ी सी ही हटी है। यहाँ कॉन्सेप्ट ये है कि वहाँ निवासी गैर निवासी कर रहे थे, लेकिन यहाँ केवल निवासियों की बात चल रही है कि एक देश का निवासी, है ना, उस देश के अंदर या फिर अन्य देश के अंतर्गत कितना कितना कमाई कर रहा है। ठीक इसी तरह से मैं कह सकता हूँ कि हमारे जो भारतीय लोग हैं वो भारत के अंदर और प्लस जहाँ भी फैले हों वो इस दुनिया में, वहाँ पर कितना वो उत्पादन या सर्विसेज दे रहे हैं। ठीक, उससे जो कमाई होगी हमारी, उसे हम जीएनपी में शामिल करते हैं, वह शर्तें उसमें से हम उन लोगों की कमाई हटा देते हैं जो दुनिया भर के लोग हमारे भारत में आकर जो उत्पादन कर रहे हैं, सर्विस दे रहे हैं, उससे जो उनकी कमाई होती है हम उन्हें हटा देते हैं। ठीक, बस कॉन्सेप्ट इतना ही है। इसलिए इसमें लिखा हुआ है कि किसी देश के केवल निवासियों द्वारा, किसके द्वारा? केवल निवासियों द्वारा। मैंने केवल इसलिए लिखा, ठीक, और सीमा के अंदर व सीमा के बाहर, ठीक, उत्पादित अंतिम वस्तुओं व सेवाओं का मौद्रिक मूल्य, चाहे वह यहाँ पर कर रहे हो, ठीक, या फिर बाहर कर रहे हो, है ना। इसको निकालने के लिए हम क्या करते हैं? जीएनपी निकालने के लिए जीडीपी में प्लस कर देते हैं विदेशों से प्राप्त निवल आय। जो निवल आय है, निवल में हमने लगा दिया है। इसका मतलब ये है कि जो भारतीय द्वारा, है ना, क्या भारतीय द्वारा या निवासियों द्वारा आर्थिक सीमा के बाहर अर्जित आय, ठीक, माइनस गैर निवासी द्वारा आर्थिक सीमा या भारत की सीमा के अंदर प्राप्त आय या अर्जित आय। ठीक, मतलब क्या कह गया मैं? इन शॉर्ट कि जो भारतीयों ने बाहर जो भी कमाया है उसे प्लस कर लो, ठीक, जीडीपी के अंदर, और जो बाहर के लोग हैं दुनिया भर के, उन्हें माइनस कर दो यहाँ से। ठीक, वो हो गया आपका निवल आय। क्या हो गया? निवल आय, है ना। इसी तरह से मैं बात करूं कि विदेशों से प्राप्त आय, विदेशों से प्राप्त आय में क्या क्या शामिल होता है? पहला शामिल होता है प्राइवेट रेमिटेंस। ठीक, इसमें मैं बात करूं तो प्राइवेट रेमिटेंस, ठीक, प्राइवेट रेमिटेंस क्या है? देखिए, जिस तरह से हमारे भारतीय लोग जो बहुत दुनिया भर में फैले हुए हैं, वहाँ जो अपना प्रोडक्शन कर रहे हैं, अपनी सर्विसेज दे रहे हैं, ठीक, उनके बदले उन्हें पैसे मिलते हैं और फिर उनका आर्थिक लेन देन होता है भारत में। ठीक, अब उससे जो भी उनकी इनकम होगी भारत की, ठीक, वो इसके अंतर्गत लिखाई जाएगी। इसलिए आपने देखा होगा कि दुनिया भर में भारतीय लोग पड़े हुए हैं, ठीक, और बहुत अच्छी क्वालिटी की वो सर्विसेज दे रहे हैं, है ना। जैसे कई सारे पदों पर आप माइक्रोसॉफ्ट या और अन्य दूसरे पद देख लीजिए, उनमें भयंकर तरीके से भरमार पड़ी हुई भारतीय लोगों, ठीक, ओमान देख लीजिए, खाड़ी देश देख लीजिए, ठीक, मैक्सिमम वहाँ पर भारतीय लोग हैं। तो वो जो भी लेन देन करते हैं, यहाँ पैसे भेजते हैं, उनका जो रेमिटेंस होता है, ठीक, उसे हम प्राइवेट रेमिटेंस कहते हैं। इसी तरह से हमारा भारत जो है, भारत इसमें लाभ की स्थिति में है। क्यों है? क्योंकि जो अभी 2019 में एक रिपोर्ट आई थी, उसमें बताया गया था कि भारतीय जो लोग हैं वो सबसे ज़्यादा रेमिटेंस प्राप्त करने वाली हैं भारत। ठीक, यानी हमारे लोग भयंकर तरीके से फैले और खूब कमाई कर रहे हैं, है ना। तो सिर्फ ये भारत इसमें लाभ की स्थिति में अच्छा खासा पैसा देता है ना, हम अच्छी सर्विसेज दे रहे हैं। दूसरा इसके अंतर्गत है
लोन, है ना, इंटरेस्ट ऑफ लोन। देखिए जो विदेशी ऋणों या फिर विदेशी ऋणों पर, या फिर कह सकते हैं विदेशी ऋणों पर अदाय किए गए ब्याज, ठीक, या फिर बाहरी या आंतरिक, दोनों तरह के ये हो सकते हैं। मतलब क्या बोल गया मैं, इसका मतलब ये है कि यदि हम दूसरे देशों को ऋण देते हैं या लोन देते हैं तो उसके बदले हमें पैसा मिलता है ना, यानी ब्याज के तौर पर हमें पैसा मिला, तो वो भी क्या हुआ, हमारी देश की कमाई हुई ना, कि हमने उसे ब्याज पर देकर लिया, ठीक है। उसी तरह से हम दूसरे देशों से भी या संस्थाओं से उधार लेते हैं और हम उसे ब्याज देते हैं, ठीक, ये क्या हुआ, ये यही बात हो गई कि हमें भी उन्हें ब्याज देना पड़ेगा, तो ये हमारी कमाई नहीं, हमारी गवाही हो गई, मतलब हमने वो पैसे गवा दिए, यानी बे कर दिए ना, दे दिए। तो इस तरह से इस परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो भारत लोन ज़्यादा लेता है, ठीक है, इसकी अपेक्षा वो देता कम है, तो लोन तो ले लिए ज़्यादा, तो उस पर ब्याज की अदायगी भी ज़्यादा होगी। तो इस मामले में जो है भारत कैसा रहता है, हानि की स्थिति में रहता है, ठीक। और कौन सी चीज़ है, और एक है अनुदान। अनुदान जिसे हम ग्रांट कहते हैं, पहले से क्या होता था शुरुआत में भी कि हमें भर भर के ग्रांट मिलते थे कि हम अपना इंफ्रास्ट्रक्चर सुधारें, ठीक है, हम हमारे एनवायरनमेंट पे काम करें, हम एनिमल्स और उनको प्रोटेक्ट करने के लिए काम करें। तो जो विकसित देश हैं वो हमें रेमिटेंस देते हैं, इसका अनुदान देते हैं। लेकिन अभी धीरे धीरे क्या होने लगा कि रेमिटेंस जो भी ये अनुदान है वो धीरे धीरे घटता गया, ग्रांट घटाते गए वो, क्योंकि अब डेवलपिंग कर रहे हैं, अच्छी खासी हमारी जीडीपी की ग्रोथ है ना, और हमारे भारतीय लोग भी बहुत सारी जगह पर बसे हुए हैं, तो इसलिए अनुदान को धीरे धीरे कम हुए। और फिर उनके देखे देखे हम भी इससे स्टार्ट कर चुके हैं कि अनुदान लेने से हम अब अनुदान देने पर आ गए। जो हमारे जैसे भूटान है, पास में बांग्लादेश है, जो हमारे नेबर कंट्रीज़ हैं, और जो बहुत अविकसित कंट्रीज़ हैं, तो हम उन्हें ग्रांट्स दे रहे हैं, क्या कर रहे हैं, दे रहे हैं। इसलिए ये एक तरह से हमारे लिए भी कम ही आता है, ठीक। तो ऑल ओवर चीज़ को मिलाया जाए तो हम ऑल ओवर में हानि ही बैठती है हमारी, है ना। जहाँ जीडीपी में हम प्लस करते हैं विदेशों से प्राप्त आय, बल्कि यहाँ पर माइनस हो जाती, क्योंकि हमारा देनदारी ज़्यादा होती है बल्कि आवक के, ठीक है। तो हमेशा आप देखेंगे कि जीडीपी जो है, जीडीपी हमेशा ज़्यादा रहेगी किससे, जीडीपी हमेशा ज़्यादा रहेगी जीएनपी से, ठीक, जीएनपी से हमेशा जीडीपी ज़्यादा रहती है, सिर्फ इसी कारण से। उनमें से ये फैक्टर सबसे बड़ा है कि हम लोन बहुत ज़्यादा ले लेते हैं, ठीक है। फिर इनकी बात हो चुकी है, तो अब ये तो हमने जान लिया कि हमारे निवासी हैं, बाहर कमा रहे हैं, अंदर कमा रहे हैं, ठीक है। तो मतलब जीएनपी निकालने से क्या मतलब निकला, तो इसका क्या अनुप्रयोग है, हम क्या जान सकते हैं इस चीज़ से, तो हम उससे जान सकते हैं कि हमारे अंदर, ठीक है ना, किस तरह की पैदावार हो रही है, किस तरह की सर्विसेज हो रही है। तो इसके जो गुण होते हैं, एक तो ये परिणात्मक होता है, कैसा होता है, परिणात्मक, ठीक, प्लस गुणात्मक। गुणात्मक परिणात्मक किस तरह का, कि हमारी क्वांटिटी तो हम दे ही रहे हैं, साथ में हम सर्विसेज भी खूब भर भर कर दे रहे हैं, क्वांटिटी भी अच्छी आ रही है, तो ये गुणात्मकता यानी कि क्वांटिटी बताता है हम क्वांटिटी किस लेवल पर जा रही है। साथ में गुणात्मकता भी बताता है, क्योंकि यहाँ जब हम दूसरे देशों को सर्विसेज दे रहे हैं या हमारे उत्पाद बेच रहे हैं, तो कोई कब लेगा, जब उसमें गुणवत्ता होगी, है ना, तभी तो वो लेंगे, ठीक। दूसरी बात, आंतरिक और बाहरी शक्ति, कैसी, आंतरिक प्लस बाहरी शक्ति का पता चलता है। किस तरह से शक्ति का पता चलता है, कि देखिए आज हमारे अंदर कितना प्रोडक्शन हो रहा है, किस तरह की सेवाएं हैं, यानी कि इसका मार्केट कितना बड़ा है, यहाँ की जनसंख्या कितनी है, उनकी आमदनी किस तरह की चल रही है, तो ये सारी चीज़ें बताता है। दूसरी बात, बाहरी शक्ति कैसी, कि हमारे अंदर के जो निवासी हैं
वो बाहर कितना कमा रहे हैं, ठीक, यानी कितने लोग बसे हुए हैं। जैसे कि कई कंट्रियों में तो उनकी 20-30% लोग भारतीय रहते हैं, उनकी पूरे ऑल ओवर जितनी भी जनसंख्या है उनकी, उसमें कई लोग भारतीय रह रहे हैं। जैसे अधिकांश खाड़ी देशों में देख लो आप, ठीक है, अमेरिका में देखेंगे आप तो वहाँ पर, कनाडा में देख लिया आप, सिख ही सिख बसे हुए हैं भयंकर तरीके से। तो ये क्या कर रहे हैं, अपनी बेस्ट क्वालिटीज़ दे रहे हैं ना, तो ये वहाँ पर इन्फ्लुएंस कर सकते हैं चीज़ों को, यानी वहाँ पर अपनी ताकत से, ठीक है, जैसे देख रहे हैं कई जगह पर CEO लोग बन गए हैं, है ना। ये क्या है, ये यही है कि हमारी सर्विसेज की गुणवत्ता अच्छी है और हम अब बाहर के जो देश हैं उनमें हम ना अच्छा इन्फ्लुएंस रखते हैं, ठीक है। यदि कोई बात हो जाती है, कोई मौन मुटाव हो जाते हैं, कोई लड़ाइयाँ होती हैं, नोक झोंक होती है, तो एक बार सोचना होता है कि हम भारत के साथ में किस तरह से डील करें। क्यों? क्योंकि उसके जो सर्विसेज हैं वो बहुत अच्छी हैं, ठीक, एक बड़ा मार्केट है, ठीक, इस तरह की चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलेंगी, ठीक है। दूसरी बात क्या है, अर्थव्यवस्थाओं के साथ संबंध, दूसरी अर्थव्यवस्थाओं के साथ में संबंध। इसका क्या मतलब, साथ संबंध। देखिए, जब हम स्ट्रांग होंगे उस हिसाब से हमारी पॉलिसीज़ होंगी और हमसे दूसरी कंट्री जो है संबंध रखेंगी, ठीक। आज हम अमेरिका में देखो बहुत सारे लोग भारतीय बसे हुए। अब आपने देखा कि जब हाउडी मोदी वाला जो कार्यक्रम हुआ था, मोदी गए थे, क्या भव्य स्वागत हुआ था। कुछ नहीं, राजनीतिक एक तरह से सब ड्रामा था, है ना। वहाँ पर वो गए, फिर राजनीतिक तरीके से लोगों को मनाया, ट्रम्प वहाँ पर आए, तो एक तरह से हमें दिखता है कि हाँ भारतीय लोग हैं, ठीक है ना। तो वो बनाने के लिए कोशिश करेंगे कि भारत के साथ में संबंध अच्छे रहें, ठीक है। इसलिए ये क्या बताता है कि अर्थव्यवस्थाओं के साथ संबंध को बताता है। फिर कि हमारे उत्पाद कितनी क्वालिटेटिव हैं, यानी हमारे जो खास उत्पाद पर दूसरे देश कितना निर्भर करते हैं, ठीक, और हम दूसरे देशों के उत्पादों पर कितना निर्भर करते हैं, हम यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। तो ये है इसके अनुप्रयोग, है ना। क्या क्या, राष्ट्रीय आय की हमने डेफिनेशन देख ली, उसके शब्द देख लिए, हमने GNP बनाना देख लिया, ठीक, और उसके अनुप्रयोग देख लिए। क्या देख लिए, अनुप्रयोग देख लिए, ठीक। अब मैं बात करूं कि अनुप्रयोग के बाद क्या, जब GNP हो गई, ठीक, हमेशा हमें देखा है कि ग्रॉस जहाँ जहाँ लगा है, फिर हमको N यानी कि नेट निकालना होता है, ठीक, NNP। अब हम नेशनल प्रोडक्ट निकालते हैं, उसमें क्या करना पड़ेगा, जो GDP है वो GNP है, उसमें से माइनस कर देंगे क्या, आपका मूल्यह्रास। मूल्यह्रास से मतलब जो हमने कल पढ़ा था घिसाव, यानी कि डेप्रिसिएशन, ठीक। डेप्रिसिएशन को हम GNP में से घटा देते हैं, तो क्या आती है, G से N आ जाता है, यानी नेशनल प्रोडक्ट नेट वाला आ जाता है, ठीक है। ये जो नेशनल प्रोडक्ट है, कौन सा, नेट वाला, ठीक है। इसके क्या चीज़ की खासियत है, पहली बात कि इसको ही हम कहते हैं क्या, नेशनल इनकम, क्या कहते हैं, नेशनल इनकम खास तौर पर। और ये सबसे अच्छा तरीका है किसी भी देश की इनकम जानने का। कैसी, क्योंकि हमारे देश की वास्तविकता बताते हैं कि हमारे देश के अंदर कितनी क्वालिटी है, ठीक है, हम लोगों पर कितना प्रभाव तरीके से उत्पादन और सर्विसेज के साथ में डील कर रहे हैं, ठीक है। तो क्या बताएगी ये, यही बताएगी कि नेशनल इनकम है। और इसके बाद NNP में ही हम क्या कर देते हैं, जब ये निकल के आ जाता है, जनसंख्या का भाग दे देते हैं। क्या कर देते हैं, जनसंख्या का पूरे में भाग दे देते हैं। इससे निकल के आ जाती है पर कैपिटा इनकम, ठीक है। और इसी को मानते हैं अपन क्या, कि ये हमारी इनकम है, ये भारतीयों की हर एक प्रत्येक व्यक्ति की इनकम है।
एक तरह से सरासर से बेईमानी है, ठीक है, जिनकी इनकम अच्छी नहीं है। अच्छा, वर्ल्ड बैंक के क्या कहता है कि एक 1.90 कम से कम तो इनकम होना चाहिए, है ना उसकी, तो वो गरीब वाला कॉन्सेप्ट आ जाता है यहाँ पर। तो अपन ने देख लिया कि एनएनपी क्या चीज़ है, ठीक है। एनएनपी को ही हम नेशनल प्रोडक्ट या फिर नेशनल इनकम कह रहे थे। नेशनल इनकम पे ही हम पूरी जनसंख्या का भाग दे दिया, और जनसंख्या में भाग देने के बाद हमें क्या मिला, पर कैपिटा इनकम। देख लेते हैं धीरे से, कंटिन्यू करके इसको ख़त्म ही करते हैं, है ना, इतनी टाइम और लगेगा थोड़ा सा। अब हम उत्पादन विधि देख ही चुके थे। उत्पादन विधि के बाद आय विधि से हम मेथड को देखते हैं। आय मेथड क्या है, जो भी उत्पादन की प्रक्रिया में या उसकी इकाइयों में लगे जो भी साधन और संसाधन हैं जिनसे हम उत्पादन कर रहे हैं, उनको कुछ ना कुछ हमने दिया होगा, उनका पेमेंट किया होगा, है ना, उसे हम इंक्लूड कर लेते हैं। तो इसे इंक्लूड करने के लिए हमें 3 चीज़ें चाहिए होती है, जिसमें हम एक कहते हैं पारिश्रमिक क्षतिपूर्ति, परिचालन अधिशेष और प्लस उसमें मिश्रित आय। ठीक, कौन कौन सी 3 चीज़ें हो गई। पहली मान लेते हैं परिचालन अधिशेष, उसमें प्लस करो फिर पारिश्रमिक क्षतिपूर्ति और प्लस करो मिश्रित आय, ठीक है, इतनी चीज़ें। तो परिचालन अधिशेष से मेरा क्या मतलब है, परिचालन अधिशेष में हम जैसे जो भी परिचालन करने के लिए हम जो साधन संसाधन का उपयोग करते हैं, जैसे भूमि का उपयोग करते हैं हम वहाँ पर, ठीक, तो भूमि के बदले हम उसका लगान देते हैं उसे। हम श्रम का उपयोग करते हैं तो उसके बदले हम उसे मजदूरी देंगे। हम पूंजी लगाते हैं तो उसके बदले ब्याज, ठीक। हम उद्यमी अपना काम कर रहा है तो वो उससे लाभ कमाएगा। तो इस तरह से जो उन्हें दी जाती है चीज़ें, क्या, लगान, मजदूरी, ब्याज, लाभ, ठीक। तो ये है हमारा परिचालन या प्रचालन अधिशेष। दूसरी कौन सी बात है, फिर है पारिश्रमिक क्षतिपूर्ति, जिसके में जैसे वेतन हम दे रहे हैं, किस्त दे रहे हैं, या हम सेवानिवृत्ति पेंशन यदि दे रहे हैं, या सामाजिक सुरक्षा के लिए जो नियोजकों का योगदान रहता है ना, जो आपको अपॉइंट करते हैं, वो सामाजिक सुरक्षा के लिए जो कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं वो भी, ठीक। तो इस तरह से हम हमारी जो व्यय आय विधि है उसको हमने देख लिया। जो आय विधि से हम कैलकुलेट करते हैं नेशनल इनकम को, तो उसके लिए कुछ सावधानियां बरती जाती हैं। कैसी, कि हम हस्तांतरित आय को उसमें इंक्लूड नहीं करते। कैसे हस्तांतरित आय, मतलब कि जैसे कि वृद्धावस्था पेंशन है, निःशक्तजन पेंशन है, या किसी को बेरोजगारी भत्ता मिल रहा है तो वो, या छात्रवृत्तियां हैं, है ना, स्कॉलरशिप, है ना, वृद्धों के लिए, बुजुर्गों के लिए जो भी पेंशन दी जा रही है, उन चीज़ों को नहीं, क्योंकि वो एक तरह से क्या हुआ, उन्हें बिना किसी उत्पादन के या बिना किसी सेवा उत्पन्न किए हुए उन्हें पैसा गया हुआ है। यानी उनकी आय जो है वो किसी भी रोजगार का, वो किसी भी तरह का उत्पादन या सेवाओं का नहीं देती हैं, ठीक। दूसरी चीज गैर कानूनी आय कौन सी, चोरी आपने कर ली, मालूम मूड हुआ, सेंध लगा दी एटीएम में, ठीक, सट्टेबाजी, ठीक, जुआ खेल आए, तो ये जो आय से आप कमा कर ले आए वो राष्ट्रीय आय में नहीं जोड़ी जाएंगी। अचानक से कोई आय प्राप्त हो जाए जैसे लॉटरी, ठीक, या फिर पूंजीगत लाभ से प्राप्त आय, तो इन चीज़ों को इसमें नहीं जोड़ा जाएगा, ठीक है। तो ये है हमारी कौन सी चीज़ें जो आय विधि से मेथड था, ठीक। दूसरी है व्यय विधि। देखिए, कोई भी व्यक्ति 2 तरह से पैसा यूज़ करेगा, या तो वह कंज्यूम कर लेगा या फिर सेविंग करेगा, है ना, 2 तरह से उसका पैसा बचा होगा, या निवेश करने में भी हम एक तरह सेविंग समझ लें। तो उसका कंज्यूमशन देखा जाएगा और उसके बचत देखी जाएगी, ठीक। इन दोनों को हम इंक्लूड कर देंगे तो निकल आएगा व्यय। जैसे इसे कहते हैं हम कुल उपभोग प्लस कुल बचत, इसका योग होता है ये, ठीक। क्या क्या चीज़ें आती हैं इसमें शामिल, 3 चीज़ें, 4 चीज़ें हैं, C प्लस G प्लस I प्लस X माइनस M। इन तीनों का क्या मतलब, चारों का मतलब क्या है। C का मतलब हो गया निजी और अंतिम उपभोग व्यय है। कैसा उपभोग व्यय है, अंतिम, निजी अंतिम उपभोग व्यय। G से हमारा है सरकारी अंतिम उपभोग व्यय, ठीक।
सकल घरेलू पूंजी निर्माण या विनियोग व्यय है इन्वेस्टमेंट, यानी आई से देख रहे हैं आप, क्या है, सकल घरेलू पूंजी निर्माण, है ना, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। हमने एक चीज से किस चीजें बना ली, मान लीजिए भवन बना ली और दूसरी चीज में इन्वेस्ट करके वो उसका कंस्ट्रक्शन कर लिया, तो वो है आई। चौथी चीज क्या है, निवल विदेशी निवेश। निवल निवेशी विदेश का जो निवेश है वो कौन सी चीज है, जो हम उसमें से एक्सपोर्ट को माइनस कर देंगे इंपोर्ट, ठीक। तो ये सारी चीजें इस विधि में जो हम नेशनल इनकम को मेथड से करेंगे ना, उसकी गणना करेंगे, तो उसके अंतर्गत हम क्या नहीं करना, हमको अंतिम व्यय, इसीलिए इसमें रखा गया है, ठीक है ना, क्या चीज़, अंतिम व्यय को ही इंक्लूड करेंगे, क्योंकि मध्यवर्ती चीज़ें इसमें नहीं आना चाहिए। दूसरी चीज़, पुरानी वस्तुएं जो हम शुरू से ही कहते आ रहे हैं, जो कि उस वाले वित्तीय वर्ष में नहीं उत्पादित हुई है, वो चीज़। तीसरा याद रखने वाली चीज़ है शेयर और बॉन्ड, हम नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करते, ठीक है। इस तरह से हमारी तीनों विधियां हो गई हैं और उनमें क्या क्या सावधानी रखना चाहिए ये भी हम देख चुके हैं। चलिए अब बताते हैं कि एक आधार वर्ष हम कौन कौन सा अपना रखा है। पहले हमारा 2004-05, ठीक, फिर उसे 2015 में बदला गया और 2011-12 कर दिया गया। वैसे इसका जो भी आंकड़े जो भी होते हैं वो कौन पेश करता है, CSO, ठीक है, केंद्रीय सांख्यिकी ऑफिस, आपका कार्यालय, ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। फिर इसके बाद 15 से ही एक और कॉन्सेप्ट लेकर आया गया GBE का, लेकिन बाद में पता चला कि GBE को भी हम इंक्लूड आज भी बताते हैं, GBE लिखते भी हैं, लेकिन इंटरनेशनल लेवल पे उसे मर्ज करने के लिए, उसे सहूलियत और आसानित करने के लिए हमने फिर से GDP 2018 से इसी पे कैलकुलेट करते हैं, ठीक। इतनी बात में समस्या आपको नहीं आई हुई। मैं बात करूं कि नेशनल इनकम को या इसे अपनाने में या बनाने में क्या कठिनाई है और क्या समस्याएं हैं, इसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले मैं बात पे बात बताऊं कि अमौद्रिक वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य, क्या चीज़, अमौद्रिक वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य। ये क्या, देखिए आप घर में हैं, आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं, ठीक है, यानी कि उसको फ्री सर्विस दे रहे हैं ना। घर में माँ है, वो हाउस वाइफ है, वो सब अपने घर में काम कर रहे हैं। दरअसल वो कर तो काम रहे हैं, लेकिन उन्हें किसी तरह की आय नहीं मिल रही है, ठीक, वो उसे इंक्लूड नहीं कर पा रहे हैं, ठीक। तो ये हमारे बड़ी समस्या है। तीसरी बात, गांव में या और कई जगह ऐसा हो जाता है कि चलिए ठीक है, स्वयं उपभोग में ले लेते हैं वस्तुओं को, है ना, तो उसका भी टोटल हम नहीं कर पाते कि कितना कितना प्रोडक्शन हुआ, ठीक। दूसरा पॉइंट है कि अनेक सारी विधियां हैं इसे मेजर करने की, तो कई बार विवाद हो जाते हैं कि कौन सी सबसे अच्छी है। तीसरी क्या है कि आंकड़ों का अभाव है हमारे पास, क्या है, आंकड़ों का अभाव, कि आप देख रहे हैं कि बहुत सारी वस्तुएं हैं, ऐसी कई सारी सेवाएं हैं जो कि इसमें शामिल नहीं हो पाती। मान लीजिए कि एक समोसा वाला व्यक्ति है, अब कितने 100 समोसे बेच दी उसने, अब समोसे पे कौन काउंट करने वाला है ना, जलेबी बेच दी, ठीक। ऐसी और ये तो देखते देखते हैं ऐसी कई सारी चीज़ें हैं जिनको हम डायरेक्टली इंक्लूड नहीं कर पाते हैं, तो ये हमारे पास इन आंकड़ों की समस्या बन रहती है। तीसरा, स्टॉक के मूल्यांकन की समस्या है, क्या है, स्टॉक के मूल्यांकन की समस्या। देखो वहाँ से तो बन गया प्रोडक्शन और उसी वित्तीय वर्ष में उन्होंने लिख दिया कि ये इतने की है, लेकिन जब स्टॉक में आई और लेकिन वह नहीं बिक पाई, ठीक, और उसका कहीं मूल्यवर्धन हो गया, यानी वैल्यू एडिशन हो गया, महंगाई बढ़ गई, कुछ भी हो गई, लेकिन अब वो ज़्यादा में जा रही है वस्तु ना, तो वो जो एक्स्ट्रा आई हुई है तो हम उसे भी मतलब इंक्लूड नहीं कर सकते। तो ये वाली इस तरह की समस्या है, ठीक। फिर नेक्स्ट समस्या है मूल्यह्रास की मूल्यांकन की समस्या। जो हम डेप्रिसिएशन लगाते हैं वो किन वस्तु पर किस हिसाब से लगाना चाहिए, उनकी क्या क्वालिटी है ना। जैसे कि एक पंखा हमने लिया, लोकल ब्रांड का ले लिया, हो सकता है जल्दी घिस जाए, ठीक, हमने किसी कंपनी का ही पंखा ले लिया, लेकिन पंखे मतलब पंखे 10%, ठीक, इस तरह से लग रहा है ना।
तो इस तरह से हमें मूल्यह्रास के मूल्यांकन में जो है समस्या आती है कि क्या उसकी पद्धति रखना चाहिए और क्या दर उसकी होना चाहिए। ठीक है ना, इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब मैं आपसे बात करूं कि राष्ट्रीय आय में सम्मिलित की जाने वाली कौन कौन सी ऐसी वस्तुएं हैं। पहली बात, मैं पहले से ही समझाता आ रहा हूं कि पहली शर्त है उसका उत्पादन उस ही वित्तीय वर्ष में होना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, बीच का जो मध्यम का स्टॉक है उसे हम इंक्लूड नहीं करते हैं, पहले ही बता चुका हूँ। फिर ब्रोकर्स जो हैं उनका कमीशन भी इंक्लूड किया जाता है। नेक्स्ट, सरकार द्वारा नागरिकों को प्रदान की जाने वाली जो निःशुल्क सेवाएं हैं, ठीक, उन्हें भी वो हम इंक्लूड करते हैं, ठीक, नेशनल में। देन सैनिक और सुरक्षा सेवाओं पर जो व्यय किया जा रहा है वो कहीं ना कहीं आपकी सुरक्षा के लिए है, वो नहीं होगा तो आप कैसे उत्पादन सेवाएं वगैरह कर पाएंगे ना, अराजकता फैल जाएगी। तो वो एक तरह से उसका क्या है, व्यय ही है, और उस व्यय को भी हम जोड़ते हैं नेशनल इनकम में। ठीक है। फिर कंपनी द्वारा दिया जाने वाला लाभांश भविष्य निधि कोष में यानी EPFO में मालिकों द्वारा जो अंशदान किया जाता है, जो उनके द्वारा शेयर दिया जाता है उन्हें, वो हम करेंगे। संसद सदस्य को दिए जाने वाला भत्ता, ठीक, इन चीज़ों को ध्यान में रखना है। यदि कभी भी इन फ्यूचर किसी तरह का क्वेश्चन आ जाए कि राष्ट्रीय आय में निम्नलिखित चीज़ों को सम्मिलित नहीं किया जाता या किया जाता है, तो हमें ये चीज़ें ध्यान रहना चाहिए। फिर विदेशी पर्यटकों द्वारा भारत में जो भी व्यय किया गया है उसे हम भी शामिल करेंगे। लेकिन विदेशों में स्थित जो हमारी भारतीय बैंकों की शाखा है उनके द्वारा जो अर्जित आय है उसे भी हम यहाँ पर इंक्लूड करेंगे। ठीक है, यहाँ देखें तो इतनी सारी चीज़ें हम इसमें इंक्लूड करेंगे। आगे देखें तो राष्ट्रीय आय में कौन सी चीज़ें हम या कौन सी मंदे हम शामिल नहीं करते हैं, उन पर चर्चा करते हैं। वही नई या पुरानी वस्तुएं उसी वित्तीय वर्ष में उत्पादित नहीं हैं। ठीक है, ऐसी वाली वस्तुओं को हम नहीं करते। विदेशों से जो प्राप्त हमें उपहार है उसे भी हम सम्मिलित नहीं करते। वित्तीय सौदे जो शेयर, ऋण पत्र, ये इनका जो क्रय प्रक्रय, चाहे शेयर या ऋण पत्र उसी वाले कौन से राष्ट्रीय आय का जो आकलन हो रहा है उसी वित्तीय वर्ष में ही क्यों न जारी हुए हों, तो हम इन्हें इंक्लूड नहीं करते हैं। ठीक, पूंजीगत लाभ या हानि और अप्रत्याशित लाभ, है ना, पूंजीगत लाभ का मैं पहले से भी मना कर चुका हूँ, इसे भी हम इंक्लूड नहीं करते। हानि और अप्रत्याशित लाभ को हम इंक्लूड नहीं करते। अप्रत्याशित मतलब वही आपको बता दिया था, एकदम से किसी भी तरह से आय अर्निंग हो जाए। किसी भी फर्म द्वारा रखे गए स्टॉक की कीमतों में यदि वृद्धि हो जाती है तो हम उसे इंक्लूड नहीं करते, इस पर भी मैं चर्चा कर चुका। वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन में प्रयुक्त मध्यवर्ती वस्तुओं का मूल्य हम नहीं करते, पहले ही बता चुका। एक होटल द्वारा क्रय की गई सब्जियां एवं अन्य उत्पाद, ठीक, इस तरह से कुछ भी वो क्वेश्चन कर ले, हमें तो ये पता है कि अंतिम कौन सी अंतिम वाली वस्तुओं को इंक्लूड करना है। अगर सब्जी होटल वाला खरीद लाए तो ऑब्वियसली वो सब्जी बनाकर ही बेचेगा, है ना, तो होटल वाला डायरेक्ट तो बेच नहीं देगा। इसी तरह से फिर वैज्ञानिक खोजों में जो प्रयोग की जाने वाली वस्तुएं हैं हम उन्हें भी इंक्लूड नहीं करते हैं। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में जो विनिवेश से प्राप्त होती है राशि उन्हें इंक्लूड नहीं करते, क्योंकि हमने वहाँ कहीं ना कहीं हमारी पूंजी में कमी लाए हैं, तब वो पैसा आया है। और शर्त क्या है कि हम बिना किसी भी देनदारी को बढ़ाए हुए या किसी संपत्ति में बिना बढ़ोतरी मतलब घटोतरी किए हुए, है ना, ये वाली हमने इनकम में देखा था। इसके बाद भविष्य निधि कोष में स्वयं यानी खुद कर्मचारी द्वारा किया गया अंशदान नहीं करते हैं। ठीक, एक फर्म द्वारा दूसरी फर्म को दिया जाने वाला लाभांश भी इसमें इंक्लूड नहीं होता है। ठीक, हस्तांतरण, भुगतान एवं प्राप्तियां हम ऑलरेडी देख चुके हैं। ठीक, तो इस तरह की कुछ चीज़ें थी जो हम इसमें इंक्लूड नहीं करते हैं, और आज इसी तरह हमारे ये पूरे नेशनल इनकम पूरा हो जाता है। उसमें हमने हर एक चीज़ और हर एक पहलू को छू लिया है लगभग, जहाँ से क्वेश्चन की संभावना है या फिर जो एक नॉर्मल समझ की बात है। ठीक, अब नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए